नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी पूरे राजस्थान में कहें या भारतवर्ष में कहें, पूरे भारत में जो कोरोना महामारी है उसके तहत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अपने एजुकेशन जो विभाग है, शिक्षा विभाग, उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी भर्तियाँ जो पहले हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, लेकिन अब लगता है कि जल्दी वो हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी तैयारी करें और वो तैयारी आप घर बैठ के करें, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी तक सारे जितने भी हैं बंद रहेंगे और आप अपनी तैयारी को घर बैठ के इस प्रकार से करें कि आने वाले एग्जाम में जब भी हो आपके पास पूरी की पूरी अच्छी तैयारी हो, जिससे आप अच्छे खासे एग्जाम में नंबर अचीव कर सकें। दोस्तों, ये जो चैनल है हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाया गया है, इसका नाम है ज्ञान विविध संस्कृत। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके बीच में जो डिजिटल शिक्षा क्रांति है उसके तहत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाएंगे, जिसके तहत आप घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कर सकेंगे और ऐसी फैकल्टी के द्वारा कि जिसके द्वारा कि आपको एहसास होगा कि वाकई में कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों इस चैनल पर हम जितने भी प्रकार के एग्जाम होंगे उनके लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है, रिट, जिसको अध्यापक पात्रता परीक्षा कहा जाता है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं बता दूं आपको जो रिट की वैकेंसी है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, इसकी तैयारी हम करवाएंगे आपको। अब देखिएगा रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या है, सारी चीजों को देखिएगा। लेवल फर्स्ट की बात करें, लेवल फर्स्ट की जो बात करें अपन, तो लेवल फर्स्ट के लिए इसके लिए है, आपको बता दो, आपको लेवल फर्स्ट में आपको प्रथम क्लास से फर्स्ट से 5 क्लास तक आपके जो भी टीचर बनना चाहते हैं वो इसके लिए फॉर्म भरेंगे, और जो क्लास 6 से 8 तक, क्लास 6 से 8 तक जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसके लिए 6 से 8 तक। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गया इनका फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। फॉर्म भर कौन कौन सकता है? जो फर्स्ट लेवल है इसके लिए है कि आपने BSTC किए हुए हो। क्या हो? BSTC। तो आप BSTC हैं, यानी जो बेसिक कोर्स है एजुकेशन का, जो शिक्षा के अंदर अध्यापक, जो एजुकेशन शिक्षा के अंदर आप कर सकते हो स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो कोर्स है, इसके लिए आपको B.Ed अनिवार्य है। अब देखिएगा लेवल फर्स्ट और सेकंड, अब इसमें कौन पात्र होगा कौन पात्र नहीं होगा वो बात की बात है। ये भी कहा जा रहा है कि लेवल फर्स्ट में भी B.Ed वालों को शामिल किया जा सकता है या BSTC के लिए इसको रिजर्व किया जा सकता है, वो बात की बात है, किया जाएगा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन क्या है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें। आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला था लेकिन नहीं हो पाएगा, अब ये काफी लेट हो सकता है, 2 या 3 महीने इसके अंदर लग सकते हैं आपके। अब देखिएगा, ये बात हो गई रिट की। अब रिट के अंदर हम आज जो डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा, अब रिट में पहले हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान की सिलेबस किसकी, जो आपका सामाजिक विज्ञान है इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार से पढ़ना है, पेपर किस प्रकार से होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, एक ही पेपर रखा जाएगा या BA के मार्कों का वेटेज रखे गए, वो सारी चीजें अलग चीजें हैं। लेकिन
पहले आपको देखना है कि आपका सिलेबस किस प्रकार से, आप तैयारी की मजबूत कीजिए, क्योंकि कई जो प्रतियोगी हैं वो क्या करते हैं कि पहले सिलेबस को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, चयन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन उससे पहले आप तैयारी को मजबूत कीजिए। वो बाद की बात है, चयन प्रोसेस कैसे होगी, कंपटीशन तो इसी प्रकार से होगा। अब देखिए, बात करें सामाजिक विज्ञान की, हम बात करेंगे उसके तहत। अब बता दूँ मैं आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में बता दूँ तो थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये आपका सिलेबस रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। प्रश्न पत्र सेकंड, प्रश्न पत्र आपका सेकंड रहेगा। आप देख रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और लेवल सेकंड का ही, किसका, लेवल सेकंड का, कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान। ठीक है, दिख रहा है आपको, सामाजिक विज्ञान प्रश्न 7 होंगे, 7 बहुत से तक प्रश्न होंगे। अब कई को ये भी डाउट होगा कि सर ये तो पिछला सिलेबस है। मैं बता दूं आपको, जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो सिलेबस होगा वो जो एनसीईआरटी है आपकी, एनसीईआरटी जो उसी की गाइडलाइन के अनुसार, एनसीईआरटी ने जो 2011 में जो बातें कही हैं उसी के अनुसार होगा। इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कोई किसी प्रकार का फेरबदल इसके अंदर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी पर फोकस करना है, ना कि आपको बाकी चीजों पर। ठीक है, किसी गाइडलाइन के अनुसार होगा। ठीक है, अब सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहले सिलेबस की बात करें तो भारतीय, ये इसके अंदर भारत का देखिएगा, भारत का जो सिलेबस रहेगा, कह सकते हो भारत के अंदर जो जीके होगा क्या क्या पढ़ना आपको, जिसके अंदर आपको भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, गुप्त और काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, यानी वैसे कहें तो पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन कुछ टॉपिक इसके दिए हैं वो आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं इसके अंदर भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखना। इसके अंदर भी आपको देखिएगा, इसके अंदर आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। क्या पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता? एक वैदिक संस्कृति, दो ही पढ़नी है आपको, दो ही चीजें। कौन कौन सी? सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति। अब इसके अंदर भारतीय समाज यानी कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसकी विशेषताएं क्या रही, इसके परिवार कैसे थे, विवाह किस प्रकार के थे, लैंगिक स्वतंत्रता किस प्रकार की थी, ग्रामीण जीवन किस प्रकार था, शहरी का, दो ही टॉपिक दिए इसके। आपको पहले सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। ऐसा नहीं इंडियन हिस्ट्री लेके बैठ के बुक्स को बहुत बड़ी लेके अब वही नहीं कंप्लीट हो पा रही। दो ही टॉपिक इसके होंगे। उसके बाद में मौर्य काल में राजनीतिक इतिहास, सिर्फ आपके दो ही दिए हैं, मौर्य और गुप्त, मौर्य और गुप्त, दो ही प्रकार के आपको। बाकी बहुत से वंश हैं, सोमवंश है, सातवाहन वंश है, बहुत से वंश है, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको दो ही पढ़ने होंगे, मौर्य और गुप्त। उनकी संस्कृति के प्रति योगदान क्या था, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, भारत के बाहरी विश्व की सांस्कृतिक संबंध किस प्रकार के थे, वो आपको चर्चा करनी है। ठीक है, दूसरी बात करें मध्यकाल में, वो क्या पढ़ना देखिएगा, मुगल काल प्रशासन, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक दशाओं की, भारतीय राज्यों की प्रति ब्रिटिश नीति, 18 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक। ठीक है, ये सिलेबस तो आपका किसका रहेगा, ये रहेगा आपका इंडियन जीके। ठीक है, इंडियन जीके का रहेगा, तो कह सकते हो भारतीय इतिहास का पार्ट है। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें, तो देखिएगा भारतीय संविधान, उसके बाद में रहेगा आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्या पढ़ना आपको देखो। पहले उद्देशिका होगी, मूल अधिकार होगी, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। फिर सरकार का गठन एवं कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन। ठीक है, ये आपके पॉलिटी के पार्ट रहेंगे। दो पार्ट हैं, दो पार्टों में डिवाइडेशन है। मैं आपको अच्छे से लेके कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आपके देखिएगा अगला पार्ट कौन सा रहेगा। इसके बाद में रहेगा पृथ्वी के प्रमुख घटक, ये वगैरह रहेंगे, पृथ्वी के प्रमुख घटक वगैरह रहेंगे। पृथ्वी घटक कौन से? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, तत्वों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां, संसाधन एवं विकास, संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा खनिज, मृदा संसाधन, मानव संसाधन। फिर भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भू आकृति प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बौद्ध जीव योजनाएं, कृषि, फसलें,
उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधा, विकास, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम, उपभोक्ता, संस्कृति। यानी कह सकते हो वैसे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन आपको जो टॉपिक दिए हैं चुनिंदा टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका जो भारत का भूगोल है उसके संदर्भ में। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में कौन सा रहेगा आपके पास, इसके बाद में आपके लिए पार्ट रहेगा कौन सा, राजस्थान का भूगोल। कौन सा, राजस्थान का भूगोल। ये रहेगा राजस्थान का भूगोल, जो आज ही शुरुआत करेंगे, इसकी आज ही शुरुआत करेंगे, इसी क्लास में हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, जल संरक्षण है, जल संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, ठीक है। अब भौतिक प्रदेश दिए आपके, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे अपने आप में, भौतिक प्रदेश बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, काफी बड़ा विस्तृत टॉपिक है, लेकिन जो जानकारी इंपॉर्टेंट है कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि छठवीं से आपको आठवीं कक्षा तक तैयारी करनी है, छठवीं से आठवीं कक्षा की, तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा, वो सारी चीज तय करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सारी के साथ राजस्थान का फिर इतिहास पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इतिहास। इसके अंदर प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। अब 10th क्लास की बुक देख सकते हो, जनपद उसके अंदर पहले दिए राजस्थान के जनपद, हालांकि 8वीं तक आपको कहा गया, लेकिन जनपद उसके अंदर अच्छे से दिया। राजस्थान में एकीकरण फिर दिया, 8वीं की बुक्स में दिया है, राजस्थान की विरासत एवं संरक्षण संस्कृति के लिए 8वीं के और 7वीं की बुक्स में लगभग बुक दे रही है सारी की सारी, ठीक है। फिर ये चैप्टर की चर्चा होगी राजस्थान की भूगोल की। फिर उसके बाद में बात करें, तो दूसरा होगा आपका शिक्षा शास्त्री मुद्दे, यानी जो आपका साइकोलॉजी का पार्ट है, या कह सकते हो कि जो इतिहास से अलग पार्ट है, वो ये रहेंगे, ठीक है। ये 2 मुद्दे, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस रहेगा, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा अब आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो कौन सा होगा, आज टॉपिक हमारा शुरू होगा राजस्थान का भूगोल। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल पढ़ने से पहले अपन देखेंगे राजस्थान भूगोल किस प्रकार से बना हुआ है, क्या इसकी स्थिति है, क्या चीजें हैं, सारी की सारी चीजें विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। राजस्थान भूगोल हम टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा राजस्थान भूगोल में पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ेंगे,
राजस्थान की स्थिति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? राजस्थान की स्थिति। अब वो राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से होगी वो शायद चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा राजस्थान की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा आपको समझना है कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से होगी। राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान को देखना है कि अपने कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित नहीं है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति को हम तीन बार में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे भारत में, राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे कि उसकी एशिया में क्या स्थिति है। फिर पढ़ेंगे विश्व में, ठीक है। तीनों पार्ट हम पढ़ेंगे, तीनों पार्ट। पहले अपन जानेंगे कि भारत में राजस्थान क्या स्थिति है, फिर एशिया में, फिर विश्व में, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे भारत में राजस्थान की स्थिति, ठीक है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं देखिएगा आपकी ये दिशा है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है? ये आपकी है उत्तर, ये आपकी दक्षिण, ये आपकी पूर्व, ये आपकी पश्चिम। अब देखना है कि इस स्थिति में राजस्थान की स्थिति कहां बढ़ती है, ठीक है। तो देखिएगा राजस्थान की स्थिति अपने यहां पे है। ये राजस्थान की स्थिति की बात करें, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति भारत के पैर में तो देखिए कहां पड़ता है। तो देखिए ना तो ये पूरा उत्तर में है, ना पूरा पूर्व में है, ना पश्चिम में, ना दक्षिण में। कहां पर स्थिति लोकेट करेंगे इसकी? तो ये दिशा कौन सी कहलाएगी? देखिएगा उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा कहलाएगी? उत्तर पश्चिम। एक दिशा में लोकेटेड है और उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति के तहत कह सकते हैं तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पर? उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिएगा उत्तर पश्चिम में, तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं? ये उत्तर भी नहीं कह सकते, पश्चिम को कह सकते हैं। अब ये सारी दिशाएं आपको पता है उत्तर पश्चिम में, लेकिन एग्जाम वाला आपसे एक्स्ट्रा सोच सकता है। कैसे? एक दिशा को मान लीजिए और क्या कह सकते हैं? इस दिशा को हम क्या कहते हैं? वायव्य दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य, यानी उपदिशा है। कौन सी दिशा है? ये उपदिशा है। तो अगर आपको ऑप्शन में मान लो उत्तर पश्चिम नहीं दी जाए तो आप कौन सी दिशा से जा सकती है? वायव्य। और मैं आपको बता दूं 7वीं के बुक्स में दे रखा है उत्तर पश्चिम की जगह कोष्टक में कौन सा दे रखा है? वायव्य। गलती मत करना आप, क्योंकि जो भी पढ़ना आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी एग्जाम के अंदर कह सकते हो लाखों की कह सकते हो कि भीड़ है, उसमें आपको अलग कैसे होना है वो आपको डिसाइड करना है। इसको वायव्य दिशा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वायव्य दिशा, ठीक है। तो ये भारत के बारे में स्थिति होगी। किसके बारे में? भारत के बारे में स्थिति हो गई कि जो राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, या कह सकते हो
कि वायव्य दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, अब आगे इसकी बात करें कौन सी दिशा होगी, तो ये होगी आपकी भारत की दिशा। फिर अगर बात करें तो हम एशिया की दिशा, कौन सी दिशा, एशिया में भारत की स्थिति क्या है वो देखते हैं। एशिया की बात करें तो अगर आपने मैप देखा होगा एशिया का, तो आपको इस प्रकार की लोकेशन एशिया की बनती है, इस प्रकार की लोकेशन एशिया की बनती है। अगर इसका डिवाइडेशन हम करें तो राजस्थान की स्थिति लगभग कर सकते हो यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। अगर एशिया की बात करें बांटने की, एशिया की बात करें तो फिर से आपकी दिशा जो वही होगी, ये आपकी ये आपकी उत्तर दिशा रहेगी, ये आपकी दक्षिण रहेगी, ये आपकी पश्चिम रहेगी, ये आपकी पूर्व रहेगी। तो देखिएगा अब राजस्थान की स्थिति अगर लोकेट करें तो यहाँ पर हमें मिलती है, कहाँ मिलती है, यहाँ पे हमें मिलती है। तो देखिएगा न तो ये देखिएगा पश्चिम में है ना दक्षिण में, कौन सी दिशा के अंदर आ गया, ये दिशा आ गया, कौन सी दिशा, ये दिशा। अब इस दिशा को आप दक्षिण पश्चिम कहेंगे या पश्चिम दक्षिण कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको और क्या कहा जा सकता है, तो इस दिशा का और नाम आता है नैऋत्य कोण। कौन सा कोण, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, नैऋत्य कोण कर सकते हैं। तो एशिया में स्थिति कौन सी होगी, नैऋत्य कोण कहते हैं, किसकी, राजस्थान, किसकी होगी, राजस्थान की। ठीक है, तो ये आपको भी पॉइंट ध्यान में रखना है, ये नैऋत्य कोण के अंदर एशिया के, एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर इसकी स्थिति ये रहेगी। क्योंकि एशिया का भी पार्ट आपको पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन आपको स्थिति पता होनी चाहिए कौन सा देश कहाँ पे होगी। ठीक है, अब दो ये चीजें होगी, इसके बाद में चर्चा करें अब इसके बाद में चर्चा करें दूसरा पार्ट कौन सा होगा। अब एशिया में स्थिति हमने देख ली, अब विश्व में देखते हैं, किसको देखते हैं, विश्व में। विश्व में क्या कहते हैं, अब देखिएगा राजस्थान विश्व में, तो आपको मैं मैप के साथ समझाऊंगा, मैप मेरे पास अवेलेबल है, देखिएगा मैप ये आपका मैप था। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड ग्लोब कह सकते हो, वर्ल्ड ग्लोब कह सकते हो या वर्ल्ड मैप कह सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है, एक अलग क्लास में लेकर आऊंगा मैं कि किस प्रकार से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, देखिएगा इसके अंदर बात करें, इसके अंदर बात करें तो सिंपल भाषा के अंदर कहें तो जो ये रेखा है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। क्या कहते हैं, 0 डिग्री। और इसको नाम देते हैं भूमध्य रेखा। क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं भूमध्य रेखा। क्या देते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य यानी अब इसको क्या कर दिया, भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य में है, भू यानी धरती, उसके मध्य में ये रेखा। तो इस भूमध्य रेखा के कारण कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो विश्व है, ग्लोब है, वो दो भागों में बट गया। ये दिशा रही आपकी उत्तर, ये दिशा आपकी रही दक्षिण। कौन सी, दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण, तो दो भाग बट गए। ये तो हो गया आपका दो गोलार्ध, ये तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध और ये फिर आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दो भागों में बढ़ गया। किससे बटा है देखिएगा, भूमध्य रेखा से। किससे बटा है, भूमध्य रेखा से। ध्यान से सुन लेना, दो भागों में बटा है भूमध्य रेखा के कारण। किसके कारण, भूमध्य रेखा के कारण। अब देखिएगा दो भागों में बांटने के बाद अगर कहे कि और कितने भागों में बढ़ सकता है, भारत की स्थिति पढ़नी है अपन को ग्लोब के अंदर, ठीक है, उसी का टॉपिक ले रहा हूं, तो ये चीजें होंगी। अब देखिएगा इसके अंदर बात करें तो भारत के अंदर भूमध्य रेखा की बात करें तो भारत भूमध्य रेखा के देखिए कहां पे, ये भारत की स्थिति आ गई। तो यहाँ पे लोकेशन आपको भारत की दिखती होगी, यहाँ दिख रही है। चलिए ये मैं आपको बता दूं, उत्तरी गोलार्ध हो गए, दक्षिणी गोलार्ध हो गए। फिर मान लीजिएगा आपके बीच में आपको दिखा दूं, ये एक रेखा और है, ये एक रेखा और है, तो ये कौन सी है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ठीक है। अब देखिएगा, अब टेंशन अक्षांश और देशांतर ये सारे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले इसको समझिए, स्थिति समझिए आपको। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको और क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। कौन सी, ग्रीनविच रेखा। अब जिसके कारण क्या हो गया कि दो भाग में डिवाइड हो गया। अब ये आपकी दिशा हो गई इस साइड के अंदर, पश्चिम दिशा, इस साइड में होगी पूर्व दिशा। कौन सी, पूर्व दिशा। पश्चिम में होगी, पूर्व में होगी। तो अब दो डिवाइडेशन हो गए इसके। कितने डिवाइडेशन हो गए, दो डिवाइडेशन हो गए। कैसे, एक तो देखिएगा आपका जो आपकी ये 0 डिग्री आपकी जो देशांतर रेखा है उसने डिवाइडेशन किया, फिर जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा है, इसने डिवाइडेशन कर दिया। तो पूरा विश्व 4 भागों में बट गया। किस भागों में बट गया, 4 भागों में बट गया। तो अब देखिएगा अपन कौन सी स्थिति में आते हैं, अपन कौन सी स्थिति में, ये देखना है, ठीक है। ये थोड़ा जो ग्लोब का पास थोड़ा सा सही नहीं बनाया, लेकिन आपको समझना है। तो भारत की स्थिति रहेंगे तो यहाँ पे आती है, यहाँ पे आ रही भारत की स्थिति, ज्यादा पार्ट होगा यही मिलेगा, ठीक है। ये भारत की स्थिति। तो अपन कह सकते हैं कि अपन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेंगे। किस पे रहेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी विश्व के मैप की बात करें तो हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेंगे। किस में रहेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेंगे, इस दिशा के अंदर अपन रहेंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान हुआ होगा कि अपन विश्व में कौन सी स्थिति में है। अब देखिएगा कि ये स्थिति है अपनी, यहां से लेकर यहां तक। इस कोण को अपन क्या कहेंगे, इस कोण को, इस कोण को अपन कहेंगे ईशान कोण। क्या कहेंगे, ईशान कोण। क्या कहेंगे, ईशान कोण। याद रखना इस कोण को, मैंने बताया तीनों कोण बताए आपको, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी स्थिति आपको इस प्रकार से मैंने बता दी। अब देखिएगा, अब बात करें कि पूरे विश्व की बात हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वापस से, देखिएगा सरल भाषा में समझना आपको। ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा। तो देखिएगा, अब देखिएगा ये तो है आपकी जो मुख्य दिशाएं हैं वो है। अब इनकी उपदिशाएं कौन सी होगी, मान लीजिएगा यहां से जो यहां की दिशा है,
इस दिशा को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ की दिशा, यहाँ से यहाँ की दिशा, यहाँ से यहाँ की दिशा, इस प्रकार की प्रति बनी पूरी पूरी। अब कहाँ पर कौन सी स्थिति है वो आपको समझना, देखिएगा किस प्रकार से देखिएगा। अब देखिएगा, अगर बात करें इस दिशा को अपन कहते हैं, कौन दिशा कहते हैं? वायव्य कोण। क्या कहते हैं? वायव्य कोण। ये आपका वायव्य कोण, कौन सा कोण होगा? वायव्य कोण। और ये आपका होगा ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण। और ये आपका होगा नैऋत्य कोण। कौन सा? ये आपका होगा नैऋत्य कोण, ठीक है। और आपका ये होगा अग्नि। ठीक है। अब देखिएगा, अब एग्जामिनर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन देगा, क्या नहीं देगा। तो अगर अपन राजस्थान की स्थिति की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान की स्थिति की बात करें कि राजस्थान की स्थिति कहां पे है? इस मेथड के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये वायव्य कोण में मैंने बताया था आपको कि भारत के अंदर अगर स्थिति बात करें तो ये लोकेट रहेगी, भारत के अंदर लोकेशन ये रहेगी, विश्व के अंदर लोकेशन ये रहेगी, विश्व के अंदर लोकेशन ये रहेगी, और एशिया के अंदर लोकेशन ये रहेगी। ये 3 लोकेशन, इससे बाहर कुछ नहीं जानेगा, स्थिति के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं जानेगा। यह आपकी स्थिति हो गई। आपको राजस्थान की कहां कहां पर कैसे कैसे है, आग्नेय का आपको काम में नहीं पड़ेगा, राजस्थान के बारे में आग्नेय का कोई काम नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन में वो जानबूझ के आपको आग्नेय दिशा देगा, लेकिन आपको गलत करना है उसको, ये सही नहीं है। जैसे मान लो कि आपको ये दे दिया कि आज के क्वेश्चन सीधे भी आ रहे हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जिसके अंदर कथन वाले ज्यादा आ रहे हैं, इनमें में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत कथन है, ठीक है, वो चीजें भी आके आ रही है। अब देखिएगा, ये बात इसकी होगी पूरी की। अब देखिएगा, अब बात करेंगे अपन सूर्य के सापेक्ष। अगर अब बात करेंगे किसकी? सूर्य के सापेक्ष। राजस्थान की जो स्थिति है वो सूर्य के सापेक्ष। और सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति बताएंगे, ठीक है। सूर्य के सापेक्ष स्थिति की बात करें तो मान लीजिएगा ये आपका पूरा का पूरा पृथ्वी है, ये आपकी मान लीजिएगा 0 डिग्री, इसको अपन कह सकते हो, आप कह सकते हो क्या? मध्य रेखा। क्या कहते हो? मध्य रेखा। मध्य रेखा, ठीक है। अगर मान लीजिएगा सूर्य की स्थिति यहां पे है, सूर्य की स्थिति यहां पे है, ये आपके 0 डिग्री, यहाँ पे आपके है 23.5 डिग्री, और ये भी आपके 23.5 डिग्री, ठीक है। इसे हम लेंगे कर्क रेखा, हम लेंगे मकर रेखा। क्या करेंगे? मकर, ठीक है।
अब देखिए आपका सूर्य यहाँ पर सीधा चमकेगा तो इसकी सीधी सीधी बात है किरणें यहाँ पर आएगी, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो तापमान होगा वो उच्च तापमान होगा। कौन सा तापमान होगा, एक मिनट देखिएगा, तो यहाँ पे आपका उच्च तापमान रहेगा। क्या रहेगा, तो यहाँ की स्थिति कैसी रहेगी, यहाँ पे कुछ तापमान रहेगा। क्या रहेगा, कुछ तापमान। कुछ तापमान रहेगा और उच्च वर्षा रहेगी। क्या रहेगी, वर्षा भी क्या रहेगी, उच्च वर्षा रहेगी। तापमान भी आपका उच्च रहेगा और वर्षा भी क्या रहेगी, उच्च रहेगी। किसके कारण, सूर्य की किरणों के कारण। आपको वैसे तापमान उच्च है तो उच्च वर्षा कैसे होगी, अपने राजस्थान में भी नहीं होता, जैसलमेर के अंदर बहुत ज्यादा तापमान उच्च होता है लेकिन वर्षा नहीं होती। लेकिन समझना आपको यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पवनें आती है। क्या आती है, पवनें। क्या आती है, पवनें आती है, जिसे हम कहते हैं व्यापारी पवनें। कौन सी पवनें, व्यापारी पवनें। वो यहाँ आती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो सारी की सारी पवनें इकट्ठा होती हैं और क्या करती है, यहाँ पर नमी उत्पन्न करती है, जिससे ज़्यादा वर्षा होती है और सूर्य का तापमान भी ज़्यादा, वर्षा भी ज़्यादा। इसके कारण कह सकते हो यहाँ पर जैसे आपका अमेरिका के कुछ स्थान है, अफ्रीका के कुछ स्थान है, आपका जो सब ब्राज़ील, ये मतलब बिल्कुल यहीं लोकेटेड है। इसके कारण यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। और आपने सुने होंगे कि जो आपके ब्राज़ील के वन है वो वहीं पर है सारे के सारे, ठीक है। इसके कारण इनको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये सारी लोकेटेड स्थिति हो गई तो सूर्य के सापेक्ष ये चीजें हो गई। अब अपन को राजस्थान के बारे में देखना है, किसके बारे में देखना है, राजस्थान के बारे में, ठीक है। राजस्थान के बारे में बात करें तो देखिएगा, अगर आगे बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की स्थिति क्या आती है, ये जो करेक्ट जो ये आपकी जो आपकी है 23 डिग्री, 23 डिग्री जो रेखा है, यहां से अपनी जो लोकेशन है वो ऐसे रहती है राजस्थान की लोकेशन। बाहर की लोकेशन की बात करें तो देखिएगा राजस्थान का थोड़ा मेरा सही तरीके हो रहा है। राजस्थान की लोकेशन की बात करें इस प्रकार से आप मान सकते हैं, पूरा नहीं बना से एक बार थोड़ा ये राजस्थान की लोकेशन, ठीक है। भूमध्य रेखा, चलो आपकी भूमध्य रेखा से ऊपर की रेखा जो करेक्ट रेखा है वो राजस्थान के यहाँ से गुजरती है। कहाँ से, इस साइड से गुजरती है, इस साइड से गुजरती है। तो ये राजस्थान को पूरा स्पष्ट छूती नहीं है, सिर्फ 2 जिलों को छूती है राजस्थान। कितने जिलों को, 2 जिलों को। अब देखिएगा इसके अंदर अगर बात कर ले तो ये आपकी उत्तर दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। जो लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेंगे तो इसको धीरे धीरे कर लेंगे इसको। ये आपकी उत्तर दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, उत्तर, उत्तर। और ये आपकी होगी दक्षिण, ठीक है। तो ये दक्षिण दिशा से छूता है। अब सूर्य की सापेक्ष बात करें तो राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। राजस्थान इस प्रकार से रहेगी तो यानी कह सकते हो कि 23.5 डिग्री के लगभग इधर ही रहेगा, पूरा ऊपर ही रहेगा।
यानी जिसके कारण कह सकते हो अपने यहाँ पर वर्षाएं कम होती हैं, खूब जून में आंधियां चलती हैं, कह सकते हो कि वर्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके कारण है जो अपना जो मौसम है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब सा रहता है, पूरा कभी वर्षा होती है कभी नहीं होती है, अनिश्चित काली चीजें वो क्यों रहती है, इसी कारण रहती है। अब इसके अंदर बात कर ले, आपको मैं एक टॉपिक आपको बता दूं कि किस प्रकार से सूर्य क्या रहेगा, क्या स्थिति नहीं रहेगी, यह रास्ता नहीं सकती। इसके बाद की बात करें तो मैं आपको देखो, अब आपको थोड़ा सा सही नहीं बनाएंगे तो क्या बना दो। चलो एक बार आपको बता दें, अगर आपको कहा दिया जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दिन कब होगा, सबसे छोटा दिन कब होगा, सबसे बड़ी रात कब होगी, सबसे छोटी रात कौन सी होगी, कौन सी क्या चीजें होंगी, वो अगर आपको डिस्कस करें तो मैंने क्या कहा था कि मान लीजिएगा सूर्य यहाँ पे, सूर्य कहाँ पे है, यहाँ पे, सूर्य यहाँ, ठीक है। अब मान लीजिएगा सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ पे मान लीजिएगा दिन और रातें क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यहाँ पर दिन और रातें क्या रहेगी, सॉरी नहीं, दिन और रातें यहाँ पे बराबर नहीं रहेगी, सॉरी, सूर्य यहाँ रहेगा। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ से गति करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सूर्य यहाँ पे आएगा, तो ये किडनी यहाँ पे पड़ेगी, इसकी कमी यहाँ पे पड़ेगी। और मैंने कहा था कि अपनी स्थिति राजस्थान यहीं पे है, 23.5 डिग्री है। अपनी स्थिति मैंने बताई थी पिछले जो स्लाइड थी उसके अंदर मैंने बताई थी ये अपनी स्थिति थी। तो यहाँ पर क्या होगा, किरणें तिरछी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर अगर पड़ेगी दिन क्या होगा, बड़ा होगा, रात होगी छोटी। कब होगी देखना, ये होती है अपने यहाँ पर 21 जून को। कब होती है, 21 जून को, ठीक है। यानी जो 21 जून है आपका 21 जून है। तो इसको थोड़ा मान लीजिए सूर्य की स्थिति यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गया सूर्य, तो थोड़ा ऐसे बनूंगा आपके लिए, तो थोड़ा बहुत दिक्कत। अब मान लीजिए यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आ गए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे गिर रहा है, सीधा यहाँ पे गिर रहा है, तो सीधा कहाँ पर गिरेगा। मान लीजिए मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर सूर्य आता है तो यहाँ पर 21 जून को, कब 21 जून को आपके क्या होंगे, जो 21 जून। अब आपको डरना नहीं है, आप खुद सोचिए जून के अंदर दिन बड़ा होता है या रातें बड़ी होती है, सोचिए जरा दिमाग से, दिन बड़ा होगा या रातें बड़ी होगी। तो आप कहोगे सर सही बात है कि दिन बड़ा होगा रातें छोटी होगी, तो आपको याद रखना 21 जून को क्या रहेगा, सबसे बड़ा दिन क्या रहेगा, सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहेगा। तो सबसे बड़ा दिन रहेगा तो इसके अपोजिट कर लीजिएगा, दिन बड़ा होगा तो रात अपने आप ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी रात भी कब होगी, ध्यान रखना। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात रहेगी वो भी इसी दिन रहेगी। कब रहेगी, 21 जून को भी सबसे छोटी रात भी इसी दिन रहेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ चमक रहा है और इसकी किरणें सीधी सीधी यहाँ पे होगी, यहाँ पे आ रही है, इस प्रकार से आ रही है। तो ये स्थिति होगी 21 जून की कि ये जब होगी चीजें होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा ये सारी चीजें होगी। अब मान लीजिएगा सूर्य यहाँ से यहाँ घूमा, फिर मान लीजिएगा अगर सूर्य यहाँ आता है, कहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ आता है तो यहाँ इसकी कितनी पड़ेगी,
किरणें पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो मान लीजिएगा यहाँ पे किरणें पड़ेगी, तो मान लीजिएगा इस साइड में अगर सूर्य चमकेगा तो क्या होगा? इस साइड अगर सूर्य चमकेगा तो आप क्या कह सकते हो कि सर सर्दी के अंदर कोई मान लीजिएगा शरद ऋतु है, कौन सी? शरद ऋतु है। तो इसके अंदर सबसे छोटा दिन या कह सकते हो सबसे छोटा दिन कौन सा? सबसे छोटा दिन होगा। यहाँ पे क्या होगा? सबसे छोटा दिन। सबसे छोटा दिन। और तारीख कौन सी रहेगी? 22 सितंबर, सॉरी सितंबर नहीं, दिसंबर। कौन सी रहेगी? 22 दिसंबर रहेगी। कौन सी रहेगी? 22 दिसंबर। दिसंबर रहेगी। कौन सी रहेगी? 22 दिसंबर को रहेगी। किस दिन रहेगी? 22 दिसंबर को रहेगी। ठीक है। तो अब वो अपने आप ही कह सकते हो कि सितंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में सर्दी होती है और दिन कैसे रहते हैं? छोटे रहते हैं और रातें लंबी होती है, निकल नहीं पाते। सोते सोते ही आप कह सकते हो कि आपकी पीठ दर्द करने लग जाती है रात को। तो सबसे बड़ी रात कब होगी? सबसे बड़ी रात होगी इसी दिन 22 दिसंबर को। सबसे बड़ी रात होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी रात होगी। सबसे बड़ी रात, बड़ी रात इस दिन होगी। क्या होगी? बड़ी रात होगी इस दिन, होगी हो गया इस दिन। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होगी। अब देखिएगा ये दोनों चीजें आ गई। सूर्य यहाँ पे आ गया, यहाँ भी आ गया। अब मान लीजिएगा सूर्य कभी यहाँ पे भी आता होगा, यहाँ पर भी आता होगा। बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है सूर्य, यहाँ पर भी आता है। कब कब आता है देखिएगा, यहाँ पर सूर्य कब कब आता है। तो यहाँ आएगा तो यहाँ पर कितनी जाओगे? सीधी पड़ेगी। यहाँ पे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी? सूर्य यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ पर कह सकते हो कि दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? दिन और रात बराबर होंगे। आपके दिन और रात दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? दिन और रात बराबर होंगे। दिन और रात बराबर होंगे। इस दिन और रात बराबर होने की स्थिति को हम कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। क्या कह सकते हैं? विषुव। तो यहाँ पर जब सूर्य आएगा तो यहाँ पर सूर्य आएगा तो कह सकते हो कि गर्मी ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? गर्मी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर जब सूर्य आता है तो वो कौन सी दिनांक को आता है, कब आता है, वो जानना पड़ता है। तो वो आता है आपका 21 मार्च को। कब आता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को जब सूर्य यहाँ आता है तो इसे हम कह सकते हैं बसंत विषुव। क्या कह सकते हैं? बसंत विषुव। बसंत विषुव हम कहेंगे बसंत विषुव। क्या कहेंगे? बसंत विषुव। ठीक है। तो ये सूर्य यहाँ पे आ गया। अब सूर्य कभी यहाँ पर भी आता है, कहाँ पे आता है? यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आएगा। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर भी आएगा। तो मन तो वो सारी स्थिति बताई आपको, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है। तो यहाँ पर आएगा तो देखिएगा सूर्य सीधी बात है, किस पे चमकेगा? यहाँ चमकेगा। चमकेगा नहीं चमकेगा? यहाँ चमकेगा। यहाँ चमकेगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा बसंत विषुव। तो वहां पर हो गया। और यहाँ पर होगा आपका कौन सा विषुव? बताइए कौन सा? शरद विषुव। कौन सा? सर्दी का मौसम। तो शरद विषुव। कौन सा? शरद विषुव। और तारीख कौन सी रहेगी? डेट कौन सी रहेगी आपको? डेट कौन सी रहेगी शरद विषुव की? डेट ध्यान रखना, शरद विषुव की कौन सी रहेगी? तो शरद विषुव की डेट रहेगी 23 सितंबर। कौन सी रहेगी? 23 सितंबर रहेगी। कौन सी रहेगी? 23 सितंबर रहेगी। ठीक है। तो ये क्या है? सूर्य का तिरछापन पड़ने के कारण। ठीक है। तो ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा पूरे विश्व में बताया मैंने किस प्रकार से क्या है। राजस्थान के बारे में बात नहीं की, राजस्थान के बारे में बात करेंगे अभी जस्ट इसके बारे में, इसी से होगा। अब देखिए राजस्थान की अगर बात करें कि पूरा विश्व के बारे में बताया मैंने कि ज्योग्राफी आपको किस प्रकार से सूर्य का सापेक्ष स्थिति किस प्रकार से होती है। अब अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से लोकेटेड देखेंगे, आप कह सकते हो कि जो राजस्थान की स्थिति मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे लोकेटेड है राजस्थान। तो क्या हुआ?
ये राजस्थान की लोकेशन है। तो राजस्थान में देखिएगा, अगर जब सूर्य यहाँ चमकेगा तो राजस्थान के बारे में पूछ सकता है कि सबसे बड़ी रात कब होगी, सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो याद रखना, आपको सबसे बड़ा दिन पूछे तो 21 जून, इस दिन योग दिवस भी है। ध्यान रखना, इस दिन क्या है, योग दिवस भी है आपका। क्या है, योग दिवस इसी दिन मनाते हैं। बहुत बड़ा दिन होता है योग दिवस। कौन सा, योग दिवस। तो सबसे बड़ी रात का कहा जाए, सबसे बड़े दिन को कहा जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको मैं सारी की सारी ज्योग्राफी कराऊंगा, वो सारी मानचित्र पे करवाऊंगा, सारी की सारी। रट्टा नहीं मारना आपको, किसी प्रकार से रट्टा नहीं मारना है, सारी की सारी चीजें आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा, बात करें कि सबसे बड़ा राजस्थान में दिन कब होगा, तो 21 जून याद रखना आपको। क्या रखना है, 21 जून। अब कहे आपको सबसे छोटी रात कब होगी, तो इसका अपोजिट कर देना है, 21 जून को इसकी रात होगी। अगर आपको कहे सबसे बड़ा दिन कब होगा, सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून होगा। सबसे बड़ी रात कब होगी, तो 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर। आपको कहे दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो दिन और रात 2 स्थिति बराबर होते हैं। एक तो 21 मार्च को होंगे और आपको होंगे 23 सितंबर को। अब सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ती है, तो इसको क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव। ठीक है। तो ये सारी की सारी स्थिति किसके बारे में थी, राजस्थान के बारे में। किसके बारे में, राजस्थान के बारे में स्थिति मैंने बता दी है, विश्व को मैप में देख। ठीक है। तो अब देखिएगा, ये सारी की सारी स्थिति होगी। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये मैंने सूर्य के सापेक्ष आपको बताया। किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष बताया था। ठीक है। देखिएगा, मैंने यहाँ से शुरू किया था। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा आपको, वो ये स्थिति आपको दे देगा। यहाँ से यहाँ बताइए कौन सी स्थिति है, यहाँ से यहाँ बताइए, यहाँ से ये बताइए कौन सी बताइए स्थिति, कोई सी स्थिति आपको दे सकता है। ठीक है। ये आपकी स्थिति होगी इस प्रकार से। इसके बाद में हमने देखा था ये राजस्थान के बारे में, कि अगर राजस्थान की स्थिति में भारतीय पूछे तो वायव्य कोण किसमें होगी, वायव्य कोण में। अगर एशिया में पूछे तो नैऋत्य कोण में होगी। अगर विश्व में पूछे तो ईशान कोण में होगी। किसमें होगी, ईशान कोण में। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से होगी। अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, सूर्य के सापेक्ष, यानी सूर्य के समानांतर, कह सकते हैं सूर्य के समानांतर किस प्रकार से स्थिति होगी। हम क्योंकि आपके जो पहला टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसके अंदर आपके भौतिक प्रदेश दिए हुए हैं, और आपके भौतिक प्रदेश ऐसे तो तैयार होने के नहीं थे, क्योंकि भौतिक प्रदेश से पहले आपको जानना होगा कि किस प्रकार से विश्व लोकेटेड है या भारत की स्थिति किस प्रकार है, फिर राजस्थान की स्थिति पे आएंगे। क्योंकि रट्टा मार के बैठोगे, आपको गाइडें दे दी जाएगी मिस गाइड करने के लिए, सारी बहुत बड़ी बड़ी गाइडें आपको दे दी जाएगी, पढ़ लेंगे आप, लेकिन पढ़ोगे वही आता है, लेकिन उनमें से क्वेश्चन आपको पता नहीं होता कहाँ से आता है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है। अब इसके बारे में बात हमने कर ली थी। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे राजस्थान लोकेटेड है 23.5 डिग्री। ठीक है। तो ये आपको ये जो रेखा है यहाँ से राजस्थान की निकलती है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया इस प्रकार से ये सूर्य की स्थिति बताई। इस प्रकार से ये सूर्य की स्थिति मैंने आपको बताई थी कि जो सूर्य, एक तो सूर्य की स्थिति यहाँ पे आती है, एक सूर्य की स्थिति आपकी यहाँ पे आती है, एक सूर्य की स्थिति यहाँ पे रहती है, एक सूर्य की स्थिति यहाँ पे रहती है, एक सूर्य की स्थिति यहाँ पे रहती है। 4 प्रकार से मैंने आपको सूर्य की स्थिति बताई थी। इसके बाद मैंने कहा था अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर सूर्य आता है तो इसको हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। और उसके बाद में मैंने बताया था कि आपको अगर यहाँ पे सूर्य आता है तो सबसे बड़ा दिन होगा, और अगर यहाँ पे सूर्य आता है तो सबसे यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा, और यहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी रात होगी। इनका अपोजिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रहेगा सबसे छोटी रात, यहाँ पे सबसे छोटा दिन। क्या रहेगा, सबसे छोटा दिन। और यहाँ पर दिन और रात बराबर रहेंगे, दोनों पे क्या रहेंगे, दिन और रात बराबर रहेंगे। ठीक है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसके, सूर्य के सापेक्ष कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे लिखें, मैं आपके आंसर अवश्य दूंगा। अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति पढ़ ली, अब विस्तार पढ़ेंगे, विस्तार के बाद हम सीमा पढ़ेंगे, फिर अपन भौतिक प्रदेश में शुरू करेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।